कैरेक्टर्स। भूमिका विकल्प यानी किसको क्या कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैसे चुनेंगे। विन्यासम भूमिकानां च संप्रवक्षयामि नाटके यादृशो यस्य कर्तव्यो विन्यासो भूमिकासु अथ। नाउ व्हाट इज इट दैट इज सो इम्पॉर्टेंट? परीक्ष पात्रम तज्ञस्तु युञ्ज्यात भूमि निवेशने। अकॉर्डिंग टू द suitability, you should assign the role. तस्मिन् अन्विष्य हि गुणवान् कार्यः पात्र समाश्रयः। So look for the appropriate actor. न खेद जननम बुद्धेर आचार्यस्य भविष्यति। If he does this, then he will not come to grief. The acharya, natyacharya, the director. आचार्य पात्रजांश्चैव गुणांश्च ज्ञात्वा स्वभावजान। तो एक्टर के कैपेबिलिटीज़ को देखकर, एबिलिटीज़ को देखकर, गुणों को देखकर और उसके खुद के नेचर को देखकर स्वभाव जान ततः कुर्यात यथा योग्यम नृणाम भूमि निवेशनम। तो उसको जो रोल असाइन करे, भूमि निवेशन करे, भाई तू इस रोल में चला जा, तू इस रोल में चला जा, वो उसको देख कर करेगा। अंग प्रत्यंग संयुक्तम अहीनांग वयोन्वितम। और जो व्यक्ति होगा वो हेल्दी होगा, नॉट डेबिलिटेटेड, यानी उसके किसी हाथ पैर में कमी नहीं होगी, जिससे कि वो सारे वयोन्वितम, और उसकी उम्र भी उसके हिसाब से होगी। और जो मेन रोल करेगा तो फिर वो एक यंग एक्टर ही करेगा। न स्थूलम न कृशम, मोटा नहीं होगा ज़्यादा, और हाँ सीकियाँ भी नहीं होगा, हाँ, और न बड़ा लंबा होगा दीर्घम, न च मंथरम, न आलसी होगा, चलने में वो बहुत मंद चलते हैं। श्लिष्टांगम, हाथ पैर जो हैं वो अच्छे बने हुए होंगे। द्युतिमंतम, एक पर्सनैलिटी में कांति होगी, यानी एक लाइट होगी, ऐसा नहीं कि मरियल लगे। सुस्वरम, बोलने में आवाज़ अच्छी होगी। प्रिय दर्शनम, देखने में अच्छा हो, कुरूप नहीं हो। स्थूलम प्रांशु बृहद देहम, बड़ा जाइंट है, मोटा है, बड़ा लंबा है, प्रांशु। मेघ गंभीर निस्वनम, और अगर ऐसा है और बिल्कुल बादलों जैसी आवाज़ है तो रौद्र स्वभावेन अत्र च स्वभाव भ्रकुटी मुखम। इसको ऐसा जो हो, क्या करें उसे? रक्षो दानव दैत्यानाम भूमिकासु। हाँ, ऐसी आरभटी वृत्ति वाली और खौफनाक कैरेक्टर के लिए आप उसको लगा दो। तो खैर, इसमें इस तरह से जो चीज़ें दी गई हैं, दे आर लार्जली वेरी कॉमन सेंस। देयर इज़ नथिंग सो वेरी स्पेशल अबाउट इट। आज भी सब आप वैसा ही प्रयोग करते हैं। और फिर दोष भी बता दिए कि पिंगाक्ष ना हो, कि पीली पीली आँखें हैं, घोड़ नासम, घोड़े जैसी नाक है, और इस तरह के लोगों को आप बाहर रखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि देश वेशानुरूपेण पात्रम योज्यम स्वभूमिषु। ये उसको जो आप आहार्य देंगे वो भी कहाँ का दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आहार्य अभिनय के हिसाब से आप करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच दे गिव। देन ही गोज ऑन टू से अतः परम प्रवक्षयामि भरतानाम विकल्पनम।
एक्टर्स जो हैं, यहाँ भरत से मतलब है एक्टर, तो भरता नाम विकल्पना, किस किस रोल होते हैं, स्टैंडर्ड रोल क्या होते हैं एक्टर के जो उसे करने ही होते हैं। यानी एक तो विशेष पात्र में है, जैसे प्रतिज्ञा यौगंधरायण खेलना है तो यौगंधरायण होगा, लेकिन हर नाटक में विदूषक तो होगा। तो वो जो स्टैंडर्ड रोल्स हैं क्या है भरतों के, विदूषक, सौरिक, नांदिक, नट, वादी, ये स्टैंडर्ड रोल्स हैं। नंदी, सूत्रधारो, नाट्यकरो और नायक। तो देखिए इससे बड़ा क्लियर हो जाए कि सूत्रधार जो है वो डायरेक्टर नहीं होता है। सूत्रधार एक विशेष क्रिया है पात्र की जो वो करेगा। जी नहीं, वो जो शुरू में आता है कि आप ये नाटक खेलने वाले हैं, फलाने का नाटक है, वो सूत्रधार है बस। नहीं, हाँ, वो और उसका क्या होगा कैसा होगा वो वक्त के हिसाब से देख लेंगे। अच्छा देखिए फिर इस सर, no. There are women played women roles, and right in the beginning, in the first chapter, when we started this discourse, this was clear that women, they there was a lot of discussion on that. Women will play women role. In Indian theatre, that problem which existed in Greek theatre or in even Elizabethan theatre never existed. These are all very recent things. In Ramlila, Raslila, boys playing those. This is a very recent phenomenon. ये तो एक अलग बात है, ये गोती पुआ वगैरह ये सब बात। So for old actors will do old roles, obviously. I mean, most, you see, it's rasabhava sanyuktam yasmat tasmat nato bhavati. It's very clear. नट कैसा होगा, रस भाव सत्व युक्त, उसके रस और भाव के हिसाब से नट होगा। नट का मतलब एक्टर होगा उसके हिसाब से। एग्जैक्टली वो ये सब बता रहे हैं। हाँ, अब कुछ चीज़ें कहते हैं कि एक्टर को ये पता होनी चाहिए। भांडक वाद्यज्ञ, यानी कौन कौन से साज होते हैं, कैसे होते हैं, ये उसको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। लय तालज्ञ, लय और ताल का एक्टर को पूरा ज्ञान होना चाहिए। रस अनुविद्धा च, सर्वांग सुंदरी वही कर्तव्या नाटकीया तू, तो जो नटी होगी उसके ये गुण हैं, ताल को जानने वाली हो, सुंदरी हो, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से उन्होंने आगे और फिर नाना आतोद्य विधाने प्रयोग युक्त प्रवादने कुशलः। बेटर तो ये होगा कि वो वादन भी कर सकता हो, जानकारी इतनी अच्छी हो, तो एक्टिंग भी करता हो, यानी कई प्रकार के रोल म्यूजिशियन के भी कर सकता हो। ये इस तरह से उन्होंने बता दिया। एवं तो नाटक विधौ जातिर नट संशया बुधई आदिष्टम नाट्यशास्त्रम चो मुनया किम अहो उच्यताम। और बोलिए मैं क्या कहूँ, मैंने आपको सब बता दिया। ये वो कह रहे हैं। षट्त्रिंशो अध्याय, ये 36वां अध्याय है, आखिरी अध्याय है, लेकिन कहीं कहीं इसको 2 हिस्से कर दिए जाते हैं और इसको 37 बना दिया जाता है। तो नाउ वी कम टू द 36। इसमें
एक कहानी है जो सुनने की है और जो पुरानी कहानी से मैच करने की। अथ आत्रेयो वसिष्ठः पुलत्स्य पुलः क्रतुः अंगिरः गौतमगत्स्यो मुनुर आयुस्त आत्मवान विश्वामित्रः स्थूलशिरः संवर्तिः प्रमतिर्तनु उशना बृहस्पतिर्व्यासः चावनः काश्यपः ध्रुवः दुर्वासा जामदग्निः मार्कण्डेय गालव भरद्वाज रैभ्या यवनीकृतः स्थूलाक्ष शकलाक्ष कण्व मेघातिथि नारद पर्वत सुवर्मा और नितंबुर सौम्य शतानंद, ये बहुत सारे नाम उन्होंने कहा कि ये सारे मुनि थे जो भरत को सुन रहे थे। एवं ते मुनयः एवं तु मुनयः श्रुत्वा सर्वज्ञं भरतं ततः पुनर्ऊचु इदं वाक्यं कुतूहल पुरोगमम। अब इन सब की उन्होंने जब कुछ पूछा तो उसके बाद फिर अब उन्होंने बताया क्या भरत मुनि ने, यस्त्वया गदितो ह्येषा नाट्य वेद पुरातनः एक चित्त ही स अस्माभिः सम्यक समुपधारितः। यह भरत मुनि, आपने जो पूरा नाट्य वेद हमको बताया ये हमने धारण कर लिया। देखिए अब यहाँ फिर कह रहे हैं नाट्य वेद, नहीं कह रहे हमने, आपने जो नाट्य शास्त्र समझाया, ये लोग इसको नाट्य वेद ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक कारण है। पहले भी उन्होंने, ब्रह्मा ने नाट्य वेद दिया, नाट्य शास्त्र नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा तो वो देगा जो चिरंतन है, नाट्य शास्त्र तो बदलता रहेगा, वो तो कालातीत नहीं है। आज जो नाट्य हो रहा है उसके बारे में जो लिखेंगे वो आज का नाट्य शास्त्र है। तो उन्होंने कहा आपने जो हमें बताया वो नाट्य वेद हमने सुना, वो सिस्टम ऑफ नॉलेज हमने सुना, नाट्य का वेद हमने सुना, जिसके द्वारा, जिस नाट्य के द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान होता है वो हमने सुना। अब आगे हम ये हमने बड़े आराम से सुना। एकश्च संशयो अस्माकं तम नो व्याख्यातुम अर्हसि। अब हमारा एक डाउट है, संशय है, ज़रा उसके बारे में आप कुछ कह दीजिए। को वान्यो नाट्य वेदस्य निश्चयं वक्तुमर्हति। नाट्य वेद के बारे में आप ही बोल सकते हैं। को वान्यो, और कौन है भाई, आप ही तो बोलेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। न वयम परिहासेन न विरोधेन न ईर्ष्या। ऐसा नहीं है कि साहब हम ज़रा चुटकी लेने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, कि हमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, हम आके बैठे हुए हैं, ज़रा आपका उल्लू काटते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं न वयम परिहासेन न विरोधेन न ईर्ष्या। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, आपसे चिढ़ नहीं रहे, और फिर पूछ रहे हैं पृच्छामो भगवन नाट्यम उपदेशार्थम एव तो। नाट्य के बारे में उपदेश आप दें इसलिए पूछ रहे हैं। अस्माभिश्च तदा नोक्तम कथाच्छेदो भवेदिति इदानीं तु उपशिक्षार्थम नाट्य गुह्यम निदर्शय। तो नाट्य की उसकी शिक्षा के लिए आप कहते हैं लोकस्य चरितम नाट्यम इति उवाच स्तु अमीदृशम, कि लोक में जो होता है, लोक चरित्र जो है वही नाट्य में होता है, ऐसा आपने कह दिया। तेषाम तु लोकम गुह्या नाम निश्चयम वक्तुमर्हसि, इसलिए आप ही बताएंगे। अब वो कहते हैं कि देवलोकस्य कस्य चरितम पूर्वरंगे द्विजर्षभ किमर्थम भुज्यते शेष किम करोति वा कस्माच्चैव पुनः शौचम सम्यक चरति सूत्रधिक कथम उर्वीतले नाट्यम स्वर्गात् निष्पन्तितम विभो।
तो ब्रीफ में वो कहे कि ये स्वर्ग से कैसे पृथ्वी पे आया, क्योंकि आपने तो ये सारे प्रयोग स्वर्ग में किए थे। आप फिर भगवान शंकर को जाके दिखाए, ब्रह्मा के सामने आपने किया, वो बहुत फिट नहीं हुआ। आपने वो क्या कहते हैं अप्सराएं मांग ली तो फिर बहुत अच्छा हुआ। फिर आप उसको खुश होकर भगवान शिव को दिखाने ले गए। उन्होंने कहा अरे इसमें तो कर्णों की कमी है, नृत्य की कमी है, तो चलो मैं तंडू से कहता हूँ तुम्हें सिखाएगा। तो आपने सीख लिया। तो ये तो सब ऊपर हो रहा है। अभी यहाँ कहाँ से आ गया? कथम वायम वंशः नट संज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उर्वी तल पे ये कैसे आ गया? कथम वायम वंशः नट संज्ञा प्रतिष्ठिता। और यहाँ नट नाम की जाति कैसे हो गई? नटों की बिरादरी, नटों का वंश यहाँ कैसे हो गया? सर्वमेव यथा तत्वम कथयस्व। अब ज़रा आप इसके तत्व के साथ इसको बता दिए। सुना, मैंने बताया, आगे बढ़िए। प्रोक्तवान अस्मि यत् पूर्व शुभम विघ्न निर्वहणम। वो पुरानी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। वर्ड कैसे आया? नट? हाँ नहीं, ये नटों का वंश यानी आज जो नज़र आ रहा है, नटों की पूरी जाति नज़र आ रही है, तो ये पृथ्वी पे कैसे आ गई? अभी तक तो आपने हमें ये बताया कि स्वर्ग में ये हमने किया, मेरे ये 100 बेटे थे, मैंने इनको शिक्षा दी। लेकिन अब जो ये उर्वी तल पर मर्त्यलोक में जो आर्ट है, ये कैसे हुई, ये पूछ रहा है। तो ये एक कथा है, इस कथा का एक गूढ़ तत्व है, उसको आपको देखना है। ओरिजिन ऑफ द परफॉर्मर्स क्या है? नहीं नहीं नहीं, इधर देखिए तो अभी आगे सुनिए। वो एक्चुअली बहुत लंबा एक रिपीटिशन है कि नाट्य में कौन कौन सी चैप्टर में क्या है। इसी दिस वाज वेरी ऑफन डन that in a later chapter they'll repeat what has gone in an earlier chapter, because that always helped them to preserve the particular granth or the text. So I am now trying to find out where he stops repeating the contents and start with the next Now he says that all these sons of mine, you know, he had enumerated the 100 names. Mamaite tanayah sarve natyaved samanvita sarvalok prahasanair badhante natya sanshayi. तो मेरे जितने 100 के 100 बेटे थे, उन्होंने क्या हरकत की? उन्होंने और कुछ किए ही नहीं, उन्होंने प्रहसन ही प्रहसन करना शुरू कर दिया। मजाक ही मजाक उड़ानी शुरू कर दी। यानी उन्होंने ना नाटक खेला, ना उन्होंने प्रकरण खेला, ना उन्होंने वो पूरी जो विविधता थी वो ख़त्म कर दी। तो उन्होंने प्रहसनैर बाधन्ते, उन्होंने बस। तो कस्यचित्वत् कालस्य शिल्पकम ग्राप्य धर्मकम ऋषीणाम व्यंगकरणम कुर्वद्भिर गण संशयम। और एक समय ऐसा आया कहीं उन्होंने ऋषियों की मजाक उड़ा दी। अश्राव्यम तद दुराचारम ग्राम्यधर प्रवर्तित। और वो ऐसी मजाक थी कि वो सुनने लायक नहीं थी, वो हद से ज़्यादा बढ़ गए, निष्ठुर हो गए। अप्रस्तुतम, जो प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जो दिखाया नहीं जा सकता, वो उन्होंने दिखा दिया। च काव्यम संसति योजितम। ये किसने दिखाया? ये भरत मुनि ने लिखा है, ये नाट्यशास्त्र में से बोल रहा। दिखाया किसने? बेटों ने? हाँ, उनके बेटों ने। वो कह रहे हैं मेरे बेटों ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उन्होंने प्रहसन ही प्रहसन करने शुरू कर दिए।
और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रहसन ही करते थे। और प्रहसन में ऋषियों की एक ऐसी मजाक उड़ाई जो निहायत भद्दी और गंदी थी। तत्श्रुत्वा मुनयः सर्वे भीम रोष प्रकंपिता। तो मुनियों को गुस्सा आया और ऊचुः तान भरतान क्रुद्धः निर्दहन्तः इव अग्नया, और क्रोध में जलते हुए अग्नि के समान उन्होंने क्या कहा, मा तावत भो द्विजः युक्तम इदम अस्मद्भिः विडम्बनम। ये जो आपने हमारा मजाक उड़ाया है, देखिए मजाक उड़ाया है, वहाँ जो असुर नाराज हुए थे वो पराजय पर थे। यहाँ दूसरी चीज़ है, ये हमारी विडम्बनम किया है। को नामाय परिभवः किंचु नामस्तु सम्मतम यस्मात् ज्ञान मदोन्मत्ता च विद्धान विनयाश्रितः तस्मात् एतद्भि भवानां ताम को ज्ञानम नाश्यम एष्यति। तो आपके पास आपके पास जो ज्ञान है इसका नाश हो जाए। ऋषीणाम ब्रह्मणानाम च, हाँ दिकर्स शाप दिया। समवायमागतः निर्व्रतः विना होमई शूद्राचारा भविष्यथ। ये अब आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, सोशल स्टेटस भी आपका नीचे गिर जाएगा। अपांगते या कुत्सिता च भविष्यथ एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो उसका थोड़ा सा ये और डिस्क्रिप्शन है। फिर शापम दत्तम तथा ज्ञात्वा सुतानाम मम देवता सर्वे विमनसो भूत्वा तान ऋषीन् समुपस्थिता। ये बोलते कि आप शूद्र बन जाओगे। हाँ, आप सोशल स्टेटस में शूद्र बन जाएंगे, विद्या आपकी नष्ट हो जाएगी और आप का आचार विचार भ्रष्ट हो जाएगा। ये उनको शाप दे दिया। अब जब देवताओं ने देखा कि भाई ये ऐसा हो गया तो वो बड़े दुखी हुए, क्योंकि नाट्य तो उन्होंने प्रारंभ करवाया था, नाट्य को वो संरक्षित कर रहे थे, नाट्य को वो परिपोषित कर रहे थे। अब उन्होंने कहा इतनी मेहनत हमने कराई और ये सब कबाड़ा हो गया। तो वो ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा इंद्र समेत, इदानीं दुख समुत्पन्नम नाट्यमेतत् विनक्षति। जब उन्होंने ये देखा कि अरे अब तो ये नष्ट हो रहा है, ऋषि भी ततः प्रोक्तम न चेत तद्भिर विनक्षयति शेषम अन्यत्र च यत् प्रोक्तम सर्वम एतत् भविष्यति। तो ऋषि भी ततः प्रोक्तम, फिर ऋषियों ने कहा कि इसका विनाश नहीं होगा, न तो एतत् विनश्यति, विद्या का विनाश नहीं होगा, नाट्य की विद्या का, नाट्य के वेद का विनाश नहीं होगा इन लोगों की इस हरकतों के बावजूद भी। तो शेषम अन्यत्र च यत् प्रोक्तम सर्वमेतत् भविष्यति एतत् श्रुत्वा तु वचनम मुनीनाम उग्र तेजसाम विषण्णास्ते ततः सर्वे श्रुत्वा माम समुपस्थिता। और फिर वो सुनकर ये सब मेरे सामने आए, यानी भरत मुनि के सामने आए। प्रोक्तवन्तश्च माम पुत्रांस तो अहो नाशिता वयम अनेन नाट्य दोषेण शूद्राचारा हि यत्कृता मयापि सांत्वयित उक्ता माम क्रोधम वज्रतानगाः कृतांत विहितो अस्माकं नूनम एष विधि सुतः मुनीनां न मृषा वाक्यम भविष्यति कदाचन निधिने च मनोच भूत युष्माकम इति सांत्विता। तो मैंने कहा कि देखो मुनि जो कहते हैं उनके वचन झूठे नहीं होते हैं, तो आप ज़रा थोड़ा वो रखिए, चैन रखिए, ज़रा थोड़े से शांत हो जाइए। ये भरत मुनि ने कहा। भरत यानी उनके बच्चों का सब काम बेकार हो गया। हाँ।
और फिर अप्सरोभ्य इदम च यथा तत्वम यथा श्रुतम नाट्यम दत्वा तथा सर्वे प्रायश्चित्तम चरिष्यथ। उन्होंने कहा कि अब आप प्रायश्चित करो, आपने जो ये गलत काम किया है, हाँ, तो इसलिए ये ठीक हो जाएगा। फिर अब वो बताते हैं कथा, दूसरी कथा बताते हैं। कस्यचित्व कालस्य नहुषो नाम पार्थिवः प्राप्तवान देवराज्यम नयबुद्धि पराक्रमई प्रशशास तदा राज्यम देवैर्व्युष्टिम आपनुवन् गांधर्व चैव नाट्यम च दृष्ट्वा चिंताम उपागत स चिंतयित्वा मनसा कथमेषां गृहे मम नाट्य प्रयोगो हि भवेत् सादरम एव सन कृतांजलि प्रयोगार्थम प्रोक्तवान सुरान् नृपः अप्सरोभिः इदम सार्धम नाट्यम भवतु मे गृह। तो फिर एक ऐसा समय आया कि नहुष नाम के एक राजा ने कहा कि भाई ये नाट्य जो है ये मेरे घर में कैसे हो, घर में यानी मेरे भवन में। वो देखिए राजा जो है ना, वो प्राप्तवान देवराज्यम च, वो देवराज को प्राप्त था, नहीं स्वर्ग का राजा है। प्रयुक्तो ततः देवै बृहस्पति पुरोगमय दिव्यांगना नाम नैव मनुष्य ही सह संगति हितम पथ्यम च वक्तव्यो भवान स्वर्गाधिपो यत आचार्य सदा गच्छन्तु कुर्वन्तु मे प्रियम प्रोक्तवांस्तु ततः माम तु नृपति सकृतांजलि इदमिच्छामि भगवन् नाट्यम उर्वया प्रतिष्ठितम। तो वो कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि ये नाट्य उर्वी पर आ जाए, यानी स्वर्ग में इसका विनाश नहीं हुआ है, स्वर्ग में ये है, तो इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। पूर्वम आचार्य कम चैव भवताम अभिहितम श्रुतम व्यक्त भावादिदम लब्ध्वम त्वत्साकाश द्विजो सत्तमः। तो वो कहते हैं कि आप अयम ही नहुषो राजा याचते नः कृतांजलि गम्यताम सहितै भूमि प्रयुक्तम नाट्यमेव च करिष्यामः शापांतम अस्मिन् सम्यक प्रयोजिते। तो ये कहा जाता है कि अब हम शाप का अंत कर देंगे। हाँ, जो ऋषि मुनि है और जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं राजा के कहने पे कि शाप का अंत कर दीजिए और इन लोगों को वसुधा तल पर जाकर नाट्य के प्रयोग को फिर चलाने दीजिए। नहीं, वसुधा पर यानी पृथ्वी पर। हाँ, वसुधा तले न शक्यम च अन्यथा कर्तुम पार्थिवस्य अस्माकं चैव सर्वेषां नहुषस्य महात्मनः आप्तोपदेश सिद्धम ही नाट्यम प्रोक्तम स्वयंभवः शेषम उत्तरतंत्रेण कोहलस कशिष्यति। मैं अब इन ब्रीफ ये है कि शाप का विमोचन हुआ और पृथ्वी तल पर फिर नाट्य जो है वो चल गया दोबारा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार नाट्य फिर दोबारा जी जाता है प्रायश्चित करने के बाद। तो कहानी लंबी चौड़ी है, लेकिन मर्म सिर्फ इतना है कि आप नाट्य का दुष्प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ यही करेंगे कि लोगों को दुखी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और एक ही प्रकार का सिर्फ मजाक उड़ाने का ही काम करते रहेंगे, तो ये विद्या विनष्ट हो सकती है। और फिर अगर आप उसमें प्रायश्चित करें तो ये विद्या दोबारा जी सकती है। अब वो तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन पुराने ज़माने में प्रायश्चित बताए जाते थे, तो कुछ किया होगा उन्होंने, चांद्रायण इत्यादि व्रत और ये और वो। बस। So you see, I think the long and short of it is that he says that I have narrated this great art to you,
I have narrated all kinds of things to you, but do not misuse it. But that's all. वो लंबी चौड़ी कथा जो है उसका, और वो नहुष के साथ उसका संबंध जोड़ दिया गया है, और अन्य कथाओं में भी इस तरह की कथाएं लगभग मिलती हैं। और ये कथा भी मिलती है कि जैसे शिल्पदिगारम में है कि माधवी का नृत्य जो है वो उर्वशी की कन्या है। तो जगह जगह ये चीज़, ये बहुत सी कथाओं में ये मोटिव रिपीट होता है कि स्वर्ग से ये विद्या आई। हाँ जी, हाँ देखिए, ये बिल्कुल 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 ऑल vocations were family vocations. Before industrialization, all families are family vocations. It's not a single person. It has been scientifically proven also. हाँ. There are certain good things runs in the genes. तो ये जो families थे, उनका कोई गोत्र था, उनका कोई नाम था। अब देखिए, यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ तो एक ही बात कही है कि उनका एक ज़माने में ऊंचा स्टेटस होगा, फिर उनका शूद्र स्टेटस हो गया। सभी भरत के गोत्र के हैं। हाँ, लेकिन अब भरत का तो कोई गोत्र यहाँ बताया नहीं है, और इसके अलावा मुनियों का तो कोई गोत्र, मुनियों का अगर गोत्र होता भी है तो देखिए, नहीं, एक चीज़ है, ज़रा थोड़ा समझिए, गोत्र तो सबका ऋषि के ही हिसाब से होता है, ऊंच नीच तो वर्ण में होती है। तो इसलिए यहाँ तो उसने वर्ण की बात की ना, कि वर्ण के हिसाब से वो शूद्र हो गए, यानी गिर गए, ये उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब प्रायश्चित करो, फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो फिर उठ गए। तो ये एक बात है। अब इतना नज़र आता है, हमारा पूछने का मतलब ये है जी, कि अगर ये भरत मुनि के पुत्र 100 थे और ये अप्सराएं आई उस तरह से, तो फिर भरत मुनि का गोत्र क्या था? यहाँ नाट्यशास्त्र में या किसी और पुराण में या किसी और ग्रंथ में उनके गोत्र का तो कोई विवरण है नहीं। गोत्र कुछ ही ऋषियों के मिलते हैं, जैसे गर्ग ऋषि का गर्ग गोत्र, इस तरह से कुछ कश्यप का काश्यप गोत्र, और वो चले आ रहे हैं। और लेकिन जो सबसे प्रमुख बात ये, मुनि जो है उसका स्टेटस वर्ण, आश्रम और गोत्र से अलग है। जैसे सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता, सन्यासी का कोई गोत्र नहीं होता, सन्यासी की कोई फैमिली या परिवार नहीं होता, वो उससे नहीं जाना जाता। इसी तरह से ये मुनि हैं, जितने भी मुनि हैं वो भरत मुनि है। हाँ, तो भरत तो मुनि है ही, उनको केवल मुनि ही कहा जाता है, तो उनका गोत्र नहीं। अब अगर वो मुनि है तो इसका मतलब मुनि का अर्थ है कि जो ब्रह्मा का मानसिक पुत्र है। तो आप आज की भाषा में उसको इंटेलेक्चुअल कह दें, क्रिएटर कह दें, प्रणेता कह दें, शास्त्रकार कह दें। उनके बेटे का मतलब यहाँ सिंबॉलिक है ना, डिसाइपल ही है, वरना किसी के 100 बेटे तो नहीं होते एक के। तो इसलिए उनके बेटे भी फिर उसी स्टेटस के होंगे। कोहल और ये सब जो नाम उन्होंने बताए हैं वो भी उसी स्टेटस के होंगे ना। जब उसी स्टेटस के होंगे तो फिर वो भी अगर मुनियों के हैं, मुनियों के पुत्र हैं, तो वो भी वर्ण से अलग होंगे, यानी वो भी चारों वर्णों में प्लेस नहीं हो सकते होंगे। लेकिन अगर वो अपने एक्टिविटी और स्टेटस से गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो शूद्र बन जाते हैं। फिर वो इंटेलेक्चुअल नहीं रहते। जब उनमें ये विज़न नहीं रहती कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका मजाक उड़ाना है, किसका नहीं उड़ाना है, कैसे, क्योंकि प्रहसन के तो नियम दिए हुए हैं।
कि आप किसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक चीज़ थोड़ा साफ नज़र आती है कि एक ज़माना ऐसा हुआ है कि जब रंग कर्मियों का वर्ण की दृष्टि से पतन हो गया, और वो एक जिसको आज की भाषा में हम लोएस्ट कास्ट या लोअर कास्ट कहेंगे या शूद्र कास्ट कहेंगे, उसमें आ गए। ये इतना हमें एक इफ़ यू वांट टू लुक फॉर अ बिट ऑफ हिस्ट्री इन इट, तो ये बड़ा क्लियर है कि वो एक नीच जाति के बन जाते हैं। और हाँ सर, जस्ट 1 मिनट। और वो ये भी क्लियर है क्योंकि अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट को देखेंगे तो उसमें जो नट हैं, कुशीलव हैं, जो वेश्यागृह में रहते हैं, उनका जो वर्ण स्टेटस है वो शूद्र का है। तो ये कहानी इस तरह से ये भी डिपिक्ट करती है कि दीज पीपल बिलोंग टू दिस सोशल कैटेगरी। ये कहानी एक अपनी दृष्टि से एक एक्सप्लेनेशन भी देती है कि ये इस कैटेगरी में कैसे आ गए। सो it has 2 levels of meaning. One is the level of pure intellect and the message, and the other is a socio-historical phenomena. You should see both. There is no need to deny one and assert another. Sir. Will that be equivalent to say they were primarily to amuse and entertain? No, they were not primarily that. Primarily they were supposed to represent 10 kinds of rupakas. Hasya was one of them. Then they left the whole variety. Then they left the whole diversity and just got on to one kind, prahasan, and in that prahasan they started ridiculing the rishis. Vulgarize the whole thing. And they did it in a manner which was non-artistic. You see, I can make fun. That is what prahasan is meant for. Prahasan is meant for, it is for ridiculing those, in today's language, professors, those intellectuals who don't deserve to be called that, or who are not genuine. That was the whole purpose of prahasan. जो ऐसे मठाधीश हैं, जो ऐसे पाखंडी हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चला रखी है, उनको आप एक्सपोज कर सकते हैं. But that art does not give you the license to ridicule the genuine people. The genuine people will not be happy. Right? There has to be a distinction between who should be ridiculed and who should not be ridiculed. General cannot be ridiculed. Yeah. Certain misuses. Yeah. This was the purpose of prahasan. So they first of all kept to the art of prahasan only. You see, look at the wider part of it. I would interpret it at 2 ways. One way is the social phenomena that may have occurred at some time when they slowly slided down in the caste hierarchy. Now, sliding down in the caste hierarchy or varna ashram is not peculiar to theatre people. This has happened with all kinds of people. Brahmanas have become Vaishyas. Vaishyas have become Kshatriyas or Brahmana. There is upward mobility and downward mobility all the time. And there are reasons for it. I mean, in Bengal you have Das Guptas. So Das Gupta means mixed between Shudra and Vaishya. That's what Das Gupta. So there are innumerable indications of it in the Indian Varnashram Vyavastha, that people were moving up and people were moving down. According to their profession and work.
all kinds of things, all kinds of reasons. If you lose your profession because of a calamity, for instance, if you are a king, you have lost the war, now there is no way to go. So in order to have a livelihood, you become a merchant. If you do it singly, then this happens to you singly. But if thousands of people of your community do it, then it is a community transfer. I mean, the same, for instance, we have a recent record of Chhatrapati Shivaji. Shivaji belonged to what would be considered today as OBC, or people who were tilling lands. Right? This was his status. Then these people took to arms and joined the army. Then from army they became kings of certain area. And then Shivaji becomes the king of a very large area. And then Shivaji wants to declare himself as a Kshatriya. So he gets himself initiated as a Kshatriya, and he becomes a Kshatriya, and all his descendants to this day consider themselves as Kshatriya. Very legitimate. So this is a case of upward mobility. There is the case of Vishwamitra becoming a Brahman from a Kshatriya. This is another case. Then there are several cases of people coming down. Karna. No, not Karna. Karna is a very different story. So many historical accounts of people who fell down because they lost their kingdom, or they lost their business, or they lost their ability, because it's a system based on your efficiency to survive in it and to preserve your status or to improve your status. And within a particular profession also you find this all the time. For instance, take the case of architects. Now you have architects in Gujarat called the Sompuras. Now the top people, those who make the designs, those who write books on it, those who make fresh designs of temples, Sompuras, they consider themselves as Brahmins. Then there is a middle level. And then there is the level of the sculptor who can just basically cut the stone. And that is the lower caste. So it's an economic order in which you go up and down, which is also constrained by birth, because the whole community moves up or the whole community comes down. Also some single people move up, or some, for instance in Mrichakatikam, the hero is by birth a Brahmin, but by profession he is a Vaishya. So his ancestors or somebody, they must have given up the vocation of the Brahmin and become a business person. There was, Sir, but this mobility was never opposed by the people of higher caste, because ऊपर से जो नीचे आएंगे उनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो जिनका मोबिलिटी नीचे से ऊपर हुई, हाँ, उनको धक्का देंगे ना ऊपर से. हाँ, तो ये तो होता ही. Of course, when Shivaji declared himself as Kshatriya, then many Kshatriyas said, how can he do this? So a great Brahmin, Gaga Bhatt, was called from Banaras, and he declared, and then, see, this is always a struggle. हाँ, but then in order to get social acceptance, the social acceptance is a matter of struggle. If you are going up, जो आज भी है, हर चीज़ में है भाई, because जो पहले था वही तो आज है ना, कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है.
आज आप उसका और भी नया प्रयोग कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, जो पहले नहीं होता था। अब आपकी कास्ट जो है वो एक वोट बैंक बन गई है, पहले वोट बैंक तो नहीं बनती थी। अब हर कास्ट के अंदर एक क्षत्रिय है जो आपकी कास्ट के लिए लड़ता है, आपका कास्ट लीडर है, पार्लियामेंट में जाता है, आपको रिजर्वेशन दिलवाता है। तो कास्ट सिस्टम का अब ये भी तो रूप है, वर्णाश्रम का ये भी तो एक रूप है। और बहुत सारी चीज़ों में वो ख़त्म है। और सोशल लेवल पे उसमें अब इंटरमिक्सिंग और इंटर मैरिज ये सब बहुत कॉमन है, पिछले 30 साल के अंदर बढ़ गया है। वो एक सद्गुण है। और रिजर्वेशन के नाम पर नेतागिरी ये एक दुर्गुण है। सो यू नो थिंग्स आर ऑलवेज मिक्स्ड, सम गुड थिंग्स हैपन एंड सम वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन। If it is not caste system, it is class system. वहाँ पर भी होता है वेस्टर्न। अब देखिए क्या है कि कालो कोट आना। देखिए ये क्लास और कास्ट और कास्टा ये सब एपेलेशंस हैं। और इसी तरह से इसका एक एपेलेशन पहले वर्ण था, पहले हम उसको वर्ग नहीं कहते थे, वर्ण कहते थे। आज हम उसको वर्ग कहते हैं, आज हम उसको क्लास कहते हैं। बट हायरार्की इज़ ए फीचर ऑफ एवरी सोसाइटी। There cannot be a society without hierarchy. The only thing is that there should not be hardship for those who are at the lower end. But that is a expectation, that is an ideal, and there is always a struggle to overcome that. Any more questions? Otherwise we can have a हाँ जी, सर, हमने देखा थोड़ा जोर से बोलें। हमने देखा इसमें कि अलग अलग पात्र अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। हाँ जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुनने वाले हैं, हाँ नाटक देखने वाले हैं, उनको बहुत भाषाओं का ज्ञान होगा, अदरवाइज वो कैसे सुने? जी हाँ, होता भी था। और ये विधा ऐसी है कि इसमें भाषा का ज्ञान, भाषा का ज्ञान परम आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें वाचिक के अतिरिक्त और कई भाषाओं से आप समझ रहे हैं। भाई आप नृत्य देख रहे हैं, आप संगीत सुन रहे हैं, आप उसको तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर वहाँ आप कहानी जानते हैं। इस थिएटर में ये जो सस्पेंस वाली बात थी कि अब कहानी क्या मोड़ लेगी, कहाँ जाएगी, ये सब नहीं था। आप अधिकांश कथाएं जानते थे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वो आपको अच्छी तरह से पता था। तो आप में ये जिज्ञासा नहीं रहती थी कि ये कहानी अब कहाँ पहुँच गई। आप ये देखना चाहते थे, आपका जो अभिप्राय था वो अभिप्राय क्या था कि अभिनय कैसे हो रहा है, ये रसास्वादन हमें कैसे कराएगा, ये खेलेगा कैसे। भाई आज रामलीला कैसी होगी, हमें पता है होगी क्या। आज ये एपिसोड तो पता ही है कि आज सीता हरण होना है, लेकिन ये इस साल का रावण कैसे करेगा सीता हरण, और पिछले साल के से अच्छा है या बेकार है। तो ये है मुख्य चीज़। अब रही भाषाओं की बात, तो ये कहना ज़रूरी है कि आज की भारत की जो भाषाओं की स्थिति है वो जितनी दयनीय है उतनी पहले कभी नहीं थी। अब लगभग 60 साल से 70, बल्कि और भी अधिक 70-80 साल से हमें ये सिखाया जा रहा है कि मातृभाषा सबसे बड़ी होती है। सब कुछ आपको मातृभाषा में सुलभ कराया जाना चाहिए, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हैं? वो पहली किताब से लेकर एनसाइक्लोपीडिया तक, और मेरी नौकरी का माध्यम और मेरी शिक्षा का सब कुछ मेरी मातृभाषा, मेरी स्टेट लैंग्वेज हो, और मेरा नाम और मेरी आइडेंटिटी वही हो गई है। मैं बंगाली हूँ, ये बिहारी हैं, ये गुजराती हैं,
तो ये आइडिया कि मेरी आइडेंटिटी मेरी लैंग्वेज से है, ये पहले कभी नहीं थी। ये एक यूरोपियन प्रैक्टिस है जो भारतवर्ष के अंदर आई। तो लोग कई भाषाएं जानते थे, आज भी जानते हैं, लेकिन पहले वो और फ्रीली होता था। सेकेंडली, नाट्यशास्त्र के समय में जितनी भी प्राकृत हैं वो संस्कृत के बहुत निकट थी। आज भी अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप बहुत सी भारतीय भाषाओं को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। ये होता है। संस्कृत अच्छी तरह से जानने के बाद जब मैंने ग्रीक पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत सहायता मिली, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत से शब्द एक ही हैं या एक जैसे हैं। तो ये चीज़ भारतवर्ष में पहले बहुत थी, वो बहुत आसपास की भाषाएं थी और लोग जानते थे, तो वो उससे भी काम चला लेते थे। अगर कहीं नहीं भी समझ में आ रहा है तो और जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मुद्राभिनय भी होता था जी, मुद्राभिनय भी होता था। वही तो है कि वो अभिनय है, अभिनय देख उसका मज़ा ले रहे हैं, अभिनय से आपको पता लग रहा है। कल जो सूचा और निवृत्त्यांको और इस सब की बात हुई, देखिए ये जो है, ये ग्रंथ ये सब कह रहा है कि ये रोल अदा करने वाला व्यक्ति जब नाटक में एक आचार्य होगा, एक नट होगा, नटी होगी, उस सब के बारे में तो बताएगा, लेकिन उनको सिखाने का तौर तरीका क्या होगा, आप उनको कितने बजे सुबह उठाएंगे, फिर उनसे क्या क्या व्यायाम करवाएंगे, और फिर आप उनको कहाँ ले जाएंगे, कितना समय लगेगा, ये सब इसमें नहीं है। ये सब इसलिए छोड़ दिया गया है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब आप पूछेंगे आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सारा काम जो था ये एक जातिगत था या एक प्रोफेशन के हिसाब से था। तो जब आप उनको ज्वाइन कर लेंगे, जब आप उसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे तो प्रैक्टिकली वो होगा। तो उस सबको लिखने की, बताने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जब उठती है कि जब वो, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आज? इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका लिविंग ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, या मैं ये सवाल पूछूंगा। अगर इसका लिविंग ट्रेडिशन होगा तो आप जाएंगे। जैसे मैंने सितार सीखा, तो सितार का लिविंग ट्रेडिशन है। मैंने सितार सुना, मैंने कहा अच्छा मुझे फ़लाँ साहब से सीखना चाहिए। मैं उनके पास पहुंच गया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसे पकड़ो सितार, ऐसे बैठो, इस पैर पे रखा जाएगा, इतना दबाया जाएगा, ऐसे मिज़राब को चलाएंगे, ये इसके बोल होते हैं, ये पहली उंगली, दूसरी उंगली, अंगूठा, ये सब उन्होंने बताया, करा के दिखाया उनको। आप ये देखो, हाथ ऐसे पकड़ा है, ये इतना टेढ़ा होगा, ये ज़्यादा टेढ़ा करोगे तो फिर ये मुसीबत हो जाएगी। ये सब मुझको सामने से सिखाया जा रहा है। अब जब सिखाने वाला है तो आप ग्रंथ क्यों लिखेंगे? ये चीज़ें आप छोड़, हाँ ये लिखने की आवश्यकता है कि ये सितार कहाँ से आया, इसकी कैटेगरी क्या है, ये तत्वाद्य है, ये गले का अनुकरण करेगा, ये बातें तो हम कहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना, ये कोई सिखाने वाला सामने होता ही था। क्योंकि ये सारे, अब देखिए उन्होंने शुरू में क्या कहा, मैंने 100 पुत्रों को ये शिक्षा दी। इसका मतलब ये है कि वो एक जाति, एक प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल्स की जमात उन्होंने क्रिएट की। अब इसको हम लिटरली ना लेके हम इस तरह से लें कि जब नाट्य इस अवस्था में पहुंचा कि प्रोफेशनल नाट्य करने वाले आदमी औरत होने लगे,
तो वहाँ फिर ये लिख के क्या करते, वो सिखाने वाले थे, जैसे घराने हैं, बस घराने। हाँ, जैसे वो सब सिखाते हैं कि हमारे, हाँ एक Were there any professional groups बैठ जाइए।